हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक हमारा है नेल्सन मंडेला, जो नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी में से ही लिया गया है। और क्योंकि ये उनकी ऑटोबायोग्राफी का एक पार्ट है तो इनके राइटर खुद नेल्सन मंडेला ही हैं। तो इनके बारे में हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, आप सभी इनके नाम से थोड़ा बहुत तो फेमिलियर होंगे, अदरवाइज़ नहीं है। तो इनके बारे में आज हम स्टडी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। 3 सेंचुरीज से साउथ अफ्रीका में वाइट रूल्स चल रहा था, दैट इज़ अपार्थाइड, जिसमें जितने भी वाइट पीपल्स थे वो हमेशा सुप्रीमेसी शो करते थे, सुपीरियर रहते थे ब्लैक पीपल्स के ऊपर और उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे, बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। ब्लैक पीपल्स के पास कोई राइट नहीं था उस टाइम पे साउथ अफ्रीका के अंदर। सो उन्होंने अपनी राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत कुछ फेस किया और एट लास्ट उनको उनकी फ्रीडम भी मिली। एंड एट लास्ट नेल्सन मंडेला इतना स्ट्रगल करने के बाद फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए। और जेनानी का इसमें मेंशन है बुक में, ये नेल्सन मंडेला की डॉटर थी जो कि नेल्सन मंडेला से बहुत क्लोज़ थी। नेक्स्ट जो इसमें कैरेक्टर मेंशन है वो थैबो बेकी है, जो कि फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट थे और ये भी नेल्सन मंडेला से बहुत क्लोज़ थे। थर्ड कैरेक्टर्स के अंदर मेंशन है मिस्टर डेक्लर्क का, जो कि नेल्सन मंडेला से क्लोज़ थे और सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट थे। जैसे इंडिया में एक डिप्यूटी प्रेसिडेंट होता है, एक प्रेसिडेंट होता है, साउथ अफ्रीका की जो डेमोक्रेसी थे उसके अंदर 2 डिप्यूटी प्रेसिडेंट्स होते थे। तो फर्स्ट जो थे वो थैबो बेकी एंड सेकंड जो थे वो थे मिस्टर डेक्लर्क। सो 10th मई का डे होता है, काफ़ी ब्राइट और सनी डे होता है। नेल्सन मंडेला आर सपोज टू टेक द ओथ फॉर फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। काफ़ी लार्ज नंबर में वहाँ पे लीडर्स और डिग्निटरीज आते हैं पूरे वर्ल्ड से, दैट इज़ जानी मानी हस्तियाँ जो होती हैं पूरी वर्ल्ड से वहाँ पर गैदर्ड करती हैं। काफ़ी बड़ा जो है स्वेरिंग सेरेमनी होता है, काफ़ी ग्रेट डे होता है वो नेल्सन मंडेला के लिए, स्पेशली ब्लैक पीपल्स के लिए काफ़ी ग्रेट डे होता है वो। इनाग्रेशन सेरेमनी जो होती है वो एक ओपन बिल्डिंग में होती है जिसे एम्फी थिएटर कहते हैं, यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। दिस इज़ द लोकेशन ऑफ द बिल्डिंग वेयर फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट वॉज स्टैब्लिश। स्वेरिंग सेरेमनी में सबसे पहले जो मिस्टर डेक्लर्क होते हैं सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट, वो ओथ लेते हैं। उसके बाद मिस्टर थैबो ओथ लेते हैं जो कि फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट होते हैं। देन नेल्सन मंडेला की बारी आती है, वो स्वेर करते हैं कि वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं साउथ अफ्रीका के। वो प्लेज करते हैं कि वो ओबे करेंगे सारे रूल्स और रेगुलेशंस को, कॉन्स्टिट्यूशन को, सारे रूल्स को वो मानेंगे। उसके बाद वो किसी भी इंसान के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, वो लोगों की अच्छाई के लिए वर्क करेंगे, उनकी वेलबींग के लिए वर्क करेंगे, नेशन को बिल्कुल पॉवर्टी फ्री कर देंगे और जितने भी लोग किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं वो उन सब के लिए एक उम्मीद की किरण बनेंगे। इस तरीके का वो अपनी शपथ में बोलते हैं, अपनी स्पीच में इंक्लूड करते हैं ये लाइनें। उसके बाद मिलिट्री पावर्स जो होती है साउथ अफ्रीका के जेट्स की, वो वहाँ पर डिस्प्ले होती है, विच शो द लॉयल्टी ऑफ मिलिट्री टू डेमोक्रेसी। जो वहाँ के हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स होते हैं वो उनको सैल्यूट करते हैं। जिन्होंने कुछ साल पहले उनको अरेस्ट किया था, आज वो लोग उन्हें सैल्यूट करते हैं। ये चीज़ नेल्सन मंडेला के लिए बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट होती है। उसके बाद 2 नेशनल एंथम प्ले होते हैं। फर्स्ट जो था वाइट का नेशनल एंथम था जो पहले से वो प्ले करते थे। सेकंड जो था ब्लैक्स का एक ओल्ड नेशनल एंथम था वो प्ले होता है और सेरेमनी के लास्ट में एक न्यू एंथम जो होता है वो मार्क्ड होता है। अपार्थाइड और साउथ अफ्रीका का क्या कनेक्शन है? अपार्थाइड वही जो रेसिस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है कलर के बेसिस पे, उसे अपार्थाइड कहते हैं। तो ये हिस्ट्री से चलता आ रहा, 3 सेंचुरी से चलती आ रही एक प्रथा थी जिसके बेसिस पे जितने भी वाइट पीपल होते थे वो ब्लैक पीपल्स को टॉर्चर करते थे और उनको कोई राइट्स नहीं दिया जाता था। तो इस तरीके की सोसाइटी बन गई थी वहाँ पर कि ब्लैक पीपल जो थे वो हमेशा दबदबे में रहते थे, वाइट पीपल्स जो थे वो हमेशा सुपरमेसी शो करते थे। तो इन सब से निकल करके फ्रीडम फाइटर्स ने ब्लैक पीपल्स के अंदर से वो फ्रीडम फाइटर्स निकल कर आए जिन्होंने अपनी राइट्स के लिए बहुत ईयर्स तक फ़ाइट करने के बाद एट लास्ट फ्रीडम भी उनको मिली। नेल्सन मंडेला बहुत ज़्यादा रेग्रेट फील करते हैं उन लोगों को याद करके जिन फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो थे अब तक इस फाइट के दौरान अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर चुके थे। उन्हें इस बात का दुख होता है कि वो इन लोगों को थैंक्स नहीं कर पाए क्योंकि आज वो मौजूद नहीं थे।
और इनमें वो अपनी स्पीच में कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स के नाम भी मेंशन करते हैं। वो कहते हैं ओलिवर टैम्बोस, वॉल्टर, शेफ लिथ्योली एंड यूसुफ दादो इनमें से कुछ फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, अनकॉमन करेज, विजडम और जेनरसिटी दिखाई। और उनकी स्पीच में एक बहुत अच्छी लाइन वो बोलते हैं, ही सेड दैट द कंट्री इज़ रिच इन मिनरल बट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल। कोई भी कंट्री सिर्फ मिनरल से अमीर नहीं होती, उनकी जो अमीरी होती है, जो ग्रेटेस्ट वेल्थ होता है वो उनके लोग होते हैं, उस कंट्री में रहने वाले लोग होते हैं। देन नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ब्लैक और वाइट इज़ नॉट अ टोकन ऑफ योर गुडनेस। ऑब्वियसली ब्लैक या वाइट होना आपकी अच्छाई को नहीं बताता, क्योंकि कोई भी इंसान, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला हम पढ़ रहे हैं, कोई भी इंसान किसी से नफ़रत करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। पीपल शुड लव वन एंड अनदर विच कम्स विदाउट फोर्स एंड इट इज़ नेचुरल। इट इज़ मैन इज़ इन शाइल गुडनेस। इंसान की जो सबसे ज़रूरी अच्छाई है वो यही है कि वो एक दूसरे से प्यार करे, किसी से कोई नफ़रत की भावना ना रखे। उसके बाद जो लोगों की पहली ड्यूटी होती है वो उसकी फैमिली के लिए होती है, फिर कम्युनिटी के लिए होती है और फिर कंट्री के लिए होती है। मीनिंग ऑफ फ्रीडम बाय मंडेला। मंडेला के हिसाब से फ्रीडम का मीनिंग क्या होता है कि जब वो बच्चे थे तो ही वांटेड टू रन अराउंड द फील्ड्स, ही वांटेड टू स्टे आउट एट नाइट, बट जैसे जैसे वो बड़े हुए उनको फ्रीडम का रियल मतलब समझ में आया और फिर उनको लगा कि वो सब तो सिर्फ एक इल्यूजन था। ही रियलाइज दैट हिज ब्रदर एंड सिस्टर हु लुक लाइक हिम वर नॉट फ्री, सो दे जॉइन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC। ओके, सो जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उनके भाई बहन, उनकी कम्युनिटी एक्चुअल में फ्री नहीं है। फ्रीडम जो उनको चाहिए वो उनको बाद में रियलाइज़ हुई। फिर उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। हिज हंगर फॉर फ्रीडम बिकम ग्रेट फॉर द फ्रीडम ऑफ द पीपल, फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। उनकी जो आज़ादी की जो भूख थी वो बढ़ती गई। ही डिज़ायर दैट एवरीवन शुड बी गिवन देयर राइट्स टू लीव हिज लाइफ विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। उनको लगा कि हर इंसान को वो सारे राइट्स मिलने चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी को पूरी रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ जी सके। ही वॉन्टेड टू ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस टू बी लिबरेटेड एज नो वन इज़ फ्री, वन इज़ टेकिंग समवन एल्स फ्रीडम। ओनली अ सच फीलिंग कैन ब्रिंग ट्रू फ्रीडम फॉर एवरीवन। कोई भी इंसान जो है उन्हें लिबरेट होना था और ही वांट्स ट्रू फ्रीडम फॉर एवरीवन। एट लास्ट, विद पेशेंस एंड गाइडेंस, डिसिप्लिन्स, एनी सिस्टम कैन yield a desired result. This is all about the chapter. Let's move to some important questions. So the question number 1 is, what promises does Mandela make in the beginning of the opening of his oath taking speech? Mandela ने अपनी oath taking speech के beginning में क्या promises लिए थे? So the answer is, Mandela thanks all the international leaders and guests as he called it's an occasion of joy and victory for justice. मंडेला जो होते हैं सारे इंटरनेशनल लीडर्स और गेस्ट को थैंक्स कहते हैं कि वो इस ओकेशन में उनके साथ हैं। He promises that the country shall not again experience the oppression of one by another. वो प्रॉमिस करते हैं कि जो कंट्री है वो दोबारा से किसी भी इंसान पर जो अत्याचार हो रहा है वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट फ्रीडम मेंट टू मंडेला इन चाइल्डहुड? बचपन में मंडेला के लिए आज़ादी का मतलब क्या था? सो द आंसर इज, ड्यूरिंग चाइल्डहुड द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर मंडेला वॉज क्वाइट लिमिटेड. He considered it to be free to run in the field, to swim in a clear stream, free to roast meals and ride the boat back of slow moving bulls. मंडेला के लिए बचपन में फ्रीडम का मतलब काफ़ी लिमिटेड था. उनको ऐसा लगता था कि फील्ड में दौड़ना या फिर स्विमिंग करना या रोस्ट करना या फिर बुल्स के पीछे मूविंग करना यही आज़ादी है. ओके. क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड इनॉग्रेशन सेरेमनी टेक प्लेस इन द एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया? जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वो एम्फीथिएटर में क्यों हुई, जो यूनियन बिल्डिंग की थी, लोकेशन प्रिटोरिया में था. So answer is, it was the first democratic non-racial government taking oath in South Africa. सबसे पहली बात तो काफ़ी बहुत ही ग्रैंड फंक्शन था ये, क्योंकि फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो थी वहाँ पर स्थापित हो रही थी. उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी थी. द सेरेमनी वॉज अटेंडेड बाय डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 countries around the world and thousands of people of South Africa of all the races to make the day memorable.
जो सेरेमनी थी उसमें 140 से ज़्यादा कंट्रीज़ से लोग थे, डिग्निटरीज मौजूद थे, इसीलिए ये प्रिटोरिया में हुई। और इसमें क्योंकि साउथ अफ्रीका के सारे ऑल रेसेस से भी लोग आए थे, डे को मेमोरेबल बनाने के लिए ये सेरेमनी जो है एम्फी थिएटर यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया में हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ योर, व्हाट आर द आइडियल विच मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्वेरिंग सेरेमनी। मंडेला के लिए साउथ अफ्रीका के फ्यूचर को सेट करने के लिए क्या आइडियल्स थे? तो द आंसर इज़ मंडेला एम्फसाइज्ड टू लिबरेट ऑल द पीपल फ्रॉम पॉवर्टी, deprivation, suffering, gender and other discrimination in the swearing ceremony। मंडेला कहते हैं, एम्फसाइज़ करते हैं कि वो लोगों को लिबरेट करेंगे, दैट मीन्स आज़ाद करेंगे, जितनी भी पॉवर्टी है, गरीबी और जिस भी तरीके से वो सफ़र कर रहे हैं, जेंडर हो या किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, इन सब से लोगों को वो आज़ाद कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज़, व्हाट डिड मंडेला थिंक फॉर ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड। नेल्सन मंडेला जो होते हैं वो ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड के बारे में क्या सोचते हैं? सो द आंसर इज़, मंडेला ऑलवेज थॉट दैट both oppressor and oppressed are deprived of their humanity. Oppressor is a prisoner of heart rate while oppressed has no confidence in humanity. So both of them need to be liberated. मंडेला ये सोचते हैं हमेशा कि जो ऑप्रेसर होता है, ऑप्रेसर का मीन्स होता है कि जो अत्याचार कर रहा है, और जो ऑप्रेस्ड होता है वो जो अत्याचार को सह रहा है, दैट इज़ ऑप्रेस्ड। तो दोनों ही जो होते हैं डेप्रिवेट होते हैं इंसानियत से। डेप्रिवेट का मतलब हुआ जैसे वंचित रह जाना, इंसानियत से दोनों ही वंचित रह जाते हैं। वो कैसे? बिकॉज जो ऑप्रेसर होता है वो प्रिजनर होता है हार्ट रेट का, मतलब वो एक नफ़रत का कैदी समझ लो, वाइल ऑप्रेस्ड हैज़ नो कॉन्फिडेंस इन ह्यूमैनिटी, और जो पीड़ित है उसको इंसानियत पर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कोई बिलीव ही नहीं है। सो बोथ ऑफ देम नीड टू बी लिबरेटेड, दोनों को ही जो है आज़ाद होने की ज़रूरत। What do you understand by apartheid? Apartheid से आप क्या समझते हैं? तो आंसर इज, apartheid is a political system that divide peoples according to their race। apartheid एक ऐसा political system है जो लोगों को उनके races के according divide करता है। In this system, black colored people in South Africa were not free even to discharge their personal and social obligation of being parents, son and husband etc। इस system के अंदर जो black colored people थे साउथ अफ्रीका के, वो फ्री नहीं थे, अपने वो पर्सनल और सोशल ऑब्लिगेशंस को नहीं पूरा कर पा रहे थे, दैट इज अपार्थाइड। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, हाउ इज करेज रिलेटेड टू अ ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ द लेसन। लेसन के ऑथर के अकॉर्डिंग करेज एक ब्रेव मैन से किस तरीके से रिलेट करता है? द आंसर इज, ऑथर बिलीव दैट द करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। ऑथर को इस बात पे बिलीव होता है कि करेज का मतलब ये नहीं होता कि आप डरते नहीं हैं, बट इट इज़ द ट्रम्प ओवर इट, बल्कि ये उस डर के ऊपर जीत को करेज कहते हैं। करेज मीन्स होता है साहस। द ब्रेव मैन इज नॉट द वन हु डज नॉट फील फियर ऑफ एनी काइंड, बट ही इज़ द वन हु हैज़ करेज टू कंक्योर इट। ब्रेव मैन वो नहीं होता जिसे किसी चीज़ का डर ना हो, ब्रेव वो होता है जो उस डर से अपने आप को बाहर निकाल सके, उस डर से जीत सके। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, कुड एवरीवन फुलफिल द ऑब्लिगेशन पर्सनल और सोशल इन साउथ अफ्रीका। क्या हर कोई साउथ अफ्रीका में अपने पर्सनल और सोशल ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पा रहे थे? वो ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है अपने फ़र्ज कर्तव्यों को निभा पा रहा था। सो द आंसर इज़ नो, एवरीवन वाज नॉट फ्री टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस बिकॉज ऑफ द स्किन कलर ऑफ द स्किन। सब अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करने के लिए फ्री नहीं थे, क्योंकि स्किन कलर्स की वजह से उन्हें डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता था। इफ़ अ पर्सन ट्राई टू फुलफ़िल देयर ऑब्लिगेशन दे वर पनिश्ड एंड आइसोलेट फॉर बीइंग अ रेबेलियन। अगर कोई इंसान कोशिश करता था अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए तो उसको पनिश कर दिया जाता था, उसे अलग कर दिया जाता था, आइसोलेट कर देते थे रेबेलियन बता के, मतलब रायट, या फिर आप कह सकते हो कि उसने रूल्स को फॉलो नहीं किया, विद्रोह किया, ऐसा बोल के उसे आइसोलेट कर दिया जाता था और पनिश किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड मंडेला रियलाइज अबाउट हिज ब्रदर एंड सिस्टर। मंडेला को उसके ब्रदर और सिस्टर के बारे में क्या रियलाइज़ हुआ? तो द आंसर इज, मंडेला रियलाइज दैट हिज ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री इन देयर ओन कंट्री ड्यू टू देयर कलर। उसके ब्रदर और सिस्टर अपनी खुद की कंट्री में फ्री नहीं है बिकॉज उनके स्किन कलर की वजह से।
द फ्रीडम ऑफ एवरी वन इन हिज सोसाइटी वॉज कर्टेल्ड। उनकी सोसाइटी में जितने भी लोगों की आज़ादी है उसको कम कर दिया गया है, उसको घटा दिया गया है। ही जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड फाउट फॉर द फ्रीडम। उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया और अपनी फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी। ओके, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द क्वेश्चन इज व्हाई वॉज मंडेला चेंज इनटू अ बोल्ड मैन। नेल्सन मंडेला जो थे वो एक बोल्ड मैन में कैसे चेंज हो गए, मतलब किस चीज़ ने उनको मोटिवेट किया। तो द आंसर इज नेल्सन मंडेला वॉज चेंज इनटू अ बोल्ड मैन ड्यू टू हिज डिज़ायर ऑफ फ्रीडम फॉर हिज कंट्री एंड हिज कंट्रीमैन। नेल्सन मंडेला जो थे एक बोल्ड मैन में इसलिए चेंज हुए क्योंकि उनको डिज़ायर थी, उनको चाहत थी आज़ादी की अपने देश के लिए और वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए। ही वॉन्टेड टू लीव अ लाइफ विद डिग्निटी। वो अपनी लाइफ को एक डिग्निटी के साथ जीना चाहते थे। ही कुड नॉट एन्जॉय द लिमिटेड फ्रीडम। उनको बस लिमिटेड फ्रीडम नहीं चाहिए थी, उनको फुल फ्रीडम चाहिए थी। उनको अपने हिसाब से लाइफ को जीना था। सो इन सभी चीज़ों ने नेल्सन मंडेला को जो था काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया और एक बोल्ड मैन में वो चेंज हुए और एट लास्ट उनको फ्रीडम भी मिली। बहुत ज़्यादा फेस करने के बाद, सेक्रीफाइसेस के बाद लास्ट में उनको फ्रीडम मिली। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर्स एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। होप यू गाइज enjoy the video because this was quite boring chapter, but I'm trying to explain in a simple way. Okay, thank you so much for watching.